और गोनेडा के आपके नजदीकी जो गोनेडा गांव है, यहाँ घर में घुसकर और बंदूक की नोक के ऊपर डकैती डालना, ये कोटपुतली के लिए बहुत शर्म की बात है। और इसके लिए हमने राज्यपाल से मांग की है कि आप दखल कीजिए कि जो सरकार वेंटिलेटर पर गई हुई है, उस सरकार को जगाने का काम अगर यहाँ के नुमाइंदे नहीं करेंगे तो कोटपुतली अनाथ नहीं है। कोटपुतली का लाडला, कोटपुतली का बेटा रामस्वरूप कसाना अभी भी कोटपुतली की जनता के बीच में खड़ा हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब भी इस कोटपुतली की जनता के ऊपर किसी प्रकार की चाहे कोई अधिकारी हो, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहना चाहता हूं कि मैं हर सूरत में वो आज भी आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये सर अगर कहीं झुकता है तो इस जनता जनार्दन के सामने झुकता है, न कभी प्रशासन अधिकारियों के सामने झुका और न उन राजनेताओं के सामने झुका जो इस जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। हमने राजस्थान में लग जगाई है और अब की बार मैंने आरएलपी पार्टी से कोटपुतली के अंदर प्रत्याशी उतारे, वो इसलिए उतारे कि कांग्रेस और बीजेपी ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इस कोटपुतली के अंदर कर रहे हैं, उनको आवाज और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि आपकी आवाज के ऊपर अब की बार इनकी दादागिरी नहीं चलने देंगे। और इस जनता की आवाज के ऊपर हम राजस्थान में जिस प्रकार से इनका गठबंधन हुआ है, जिस प्रकार से गहलोत और वसुंधरा ने जो गठजोड़ लगाया हुआ है, उसकी कैंची की चाबी लेकर सामान्य बेनीवाल जी नागौर की धरा से निकले हैं, पूरे राजस्थान के अंदर गांव-गांव में जा रहे हैं और ये ऐलान कर दिया है कि इस गठजोड़ को अब की बार काट देंगे और राजस्थान में अगर कोई राज आएगा तो गरीब किसान और मजदूर का राज होगा, जहां गरीब की सुनवाई हो सके। राजस्थान हम जब भी यहाँ बात करते हैं, जब भी कहीं भी जाते हैं, मैं कल गोनेडा गया हुआ था, तब मुझे पता चला कि 3-3 घंटे या बिजली नहीं आती। मुझे बड़े दुख के साथ जब मैंने बात की, मैं जयपुर था, तब भी मैंने एससी को कहा या तो अपनी कार्यशैली सुधार लीजिए वरना फिर रामस्वरूप कसाना आ रहा है और आपके जूते लगाकर इस कार्यशैली को सुधारने का काम करेंगे हम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका सेवक था, आपका सेवक हूं और आपका सेवक रहूंगा। मेरा एक ही काम है कि कोटपुतली की जनता, इस गरीब जनता को भगवान मानकर इसकी सेवा करना, यही मेरा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य पर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। इस बात की परवाह नहीं रामस्वरूप कसाना को कि चुनाव के अंदर वो तीसरे नंबर पे रहे, इस बात की परवाह नहीं करता। अरे इस बात का गर्व है मुझे कि निर्दलीय होते हुए अभी मैंने 30,000 वोट सिर्फ आप लोगों के बलबूते पर लिए, आपके विश्वास के ऊपर लिए। और जितना विश्वास आपने मुझे दिखाया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन नेताओं में नहीं जो घर जाकर सो जाए, मैं आपका बेटा बनकर आपकी गांव-गांव ढानी-ढानी के अंदर घूमकर अब की बार जब भी चाहे बीसीआर की बात हो, चाहे आए दिन, जिसमें तो एक बात पूछना चाहता हूं, यहाँ के मैंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर कहा था कि अगर आपका प्रशासन मुस्तैद है तो फिर अवैध हथियार कहां से आते हैं? क्यों नहीं इनके ऊपर सर्च वारंट करके आप गांव-गांव में इनको आप ढूंढने का काम करें? हम एक समाज विशेष के युवाओं को आप राह भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा साथियों से कि जो लोग इस राह पर आपको ले जाना चाहते हैं वो कुछ ही समय रहता है, लेकिन बाद में आपके परिवार से दूर हो जाओगे और परिजन वो और भी दूर हो जाएंगे। इसलिए युवा साथियों, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें शिक्षा ग्रहण करके और हर सूरत में राज्य की, देश की सेवा करने के लिए उन पदों पर जाकर बैठना चाहिए जहां देश की रीति और नीति बनती है। जब इस ढाणी का बेटा आईएएस, आईपीएस और आईएएस बनेगा तो सबसे पहले उसे ढाणी याद आएगी कि जब भी इस ढाणी के अंदर हमारे राजनेता भी आते थे तो गांव में दूर से चक्कर लगाकर और फिर कच्चे रास्ते से आते थे, तो इन ढाणियों में पक्के रास्ते कैसे बने? इस ढाणियों में जब लाइट खराब हो जाती तो 2-2 दिन तक लाइट नहीं आती, उनकी व्यवस्था कैसे की जाए? मैं जब विधायक बना तो आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो फीडर लगे वो एक गांव-गांव में मैंने कोशिश की कि मेरे किसान भाइयों, जब मैं 2008 में आया था तो आप लोग कहा करते थे कि हम वोट तो हर किसी को देते हैं, लेकिन जब हम खेत में जाते हैं तो
तो खेत में जाने पर बिजली का पानी देखते हैं तो बिजली का पानी यूं आता है। मैंने विश्वास दिलाया था कि कोटपुतली की जनता के लिए ऐसी स्थिति नहीं आएगी और मेरे कार्यकाल में कोई भी भाई किसी भी समाज का ये कहे कि बिजली वाले बीसीआर भरने के लिए कभी भी अगर आपके गांव में आए हो तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग जो सजा देना चाहे उसके लिए मैं तैयार हूँ। साथियों, हम किसान के बेटे हैं, किसान की बात करते हैं। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से भी, जब मेरे टाइम में बात हुई कि बीसीआर तो भरे जाएंगे, मैंने कहा किसान के बीसीआर नहीं भरे जाने चाहिए। अगर आप किसान को सिंगल फेस दे दो, पहले की बात अलग है कि हमारे किसानों के पास 100 50 बीघा जमीन हुआ करती थी, लेकिन आज वो घटकर किसी के पास 4 बीघा, किसी के पास 8 बीघा, किसी के पास 15, किसी के पास 20 हो गई, और वो भी बंटवारे के अंदर 2 बीघा कहीं बांटे आ रहे हो गया है कि सुबह पहले हम लोग नहा धो के और अपनी बहन बेटियों को बोलते फटाफट खाना बना दो, कट जाओगा, कोटपुतली जाएगा, काम को कौन मान जानू कोट दे आवांगा सामने। अगर आप लोग नहीं रहे तो घर के अंदर अगर बहन बेटियां बैठी हुई है वो भी कम से कम बिजली को चला दे, वहां से खेती हो जाए, हमारा परिवार का पालन पोषण हो। और इसके लिए मैं तो आज भी एक ही बात कहता हूं कि संघर्ष का सलाम है, व्यक्ति या पार्टी को सलाम नहीं है। पार्टियां हमसे बनती हैं, हम पार्टियों से नहीं। आप लोगों की बदौलत हम हैं, हमारी बदौलत आप नहीं है। इसलिए साथियों, अपनी शक्ति को पहचानो और आने वाले समय में सही मुकाबला करो और ऐसे व्यक्ति को भेजो जो व्यक्ति आपकी आवाज उठा सके, आपके लिए लड़ाई लड़ सके, आपके संघर्ष में आपका साथ दे सके। इसलिए आज वैसे तो एक धार्मिक कार्यक्रम था, इसलिए इसमें राजनीतिक बातें नहीं, लेकिन मैं तो इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप सबने जो प्यार सम्मान मुझे सदैव दिया, मुझे आज भी याद है कि जब मैं 2008 के अंदर आया था तो बाबा सगड़ा वाल काला जबरदस्त दौड़ा बताया। आपका प्यार और सम्मान सब लोग मुझे कहते हैं, और काफी लोग ये भी कहते हैं यार 8 में भी ऐसे जो मैंने कहा नहीं फर्क पड़ गया है 8 में और अब जो 2021 में फर्क पड़ गया। बोलो क्या फर्क पड़ गया? फर्क ये पड़ गया कि पहले यहाँ जितने भी बाल दिखते थे वो काले नजर आते थे, लेकिन अब सफेद आने लग गए। और ये सफेद बाल इस बात के परिचायक नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन ये जो सफेद बाल आए हैं ये मेरे संघर्ष की कहानी दोहराते हैं और मुझे याद दिलाते हैं कि रामस्वरूप कसाना, तेरे संघर्ष के ये जो बाल आए हैं ये तेरे संघर्ष की कहानियां हैं। और साथियों, मैं तो आज भी आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये तो आपके चुनाव है पंचायत के, इनमें आपको संघर्ष को सलाम, लेकिन आने वाले समय में साथियों अगर आप लोगों ने सम्मानीय बेनीवाल जी के हाथ मजबूत किए तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की अराजकता फैली हुई है उसके ऊपर अगर कोई लगाम लगा सकता है तो सम्मानीय बेनीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था लागू कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा पूरे राजस्थान के अंदर हमारी 4-4 साल की बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारी बूढ़ी माताएं सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। ये कानून व्यवस्था जिस प्रकार से चौपट हुई, आज हमारे जो नेता जिनको आपने चुनकर भेजा वो होटलों में जा जाकर छुप गए और जनता का क्या हो इससे उनको कोई लेना देना नहीं। इसलिए साथियों हम सबको सोचने और समझने की आवश्यकता है कि समय के ऊपर हम लोग बैठ जाते हैं, जातियों में बैठ जाते हैं। और भाई अरुण तो बैठा ही एक आपके बीच में ही, मैं तो पहले भी कहता था भाई कि जातियां हमारी हैं, हमें सबसे पहले सम्मान करना चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसे हाथों में सत्ता नहीं देनी चाहिए जो इस कोटपुतली को यूपी और बिहार बनाने के लिए अग्रसर हो। ऐसे व्यक्ति के हाथ तोड़ने के लिए आप सबको मजबूती से खड़ा होना होगा। साथियों हम सब लोग मिलकर फिर मुकाबला करेंगे और आप सबने जो प्यार और सम्मान दिया, आज मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी माताओं बहनों को भी जो इतने समय तक, क्योंकि सुबह जब आना था मुझे 12 बजे और आए 5 बजे तक, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार और सम्मान इस प्रकार से लग रहा है। मुझे ये नहीं लगा कि मैं गाड़ोतिया की ढाणी में गया हूँ, मुझे ये लगा
कि मैं पूतली के अंदर अपने घर में आप लोगों के बीच में और आप लोगों से बात करने आया हूँ। साथियों, ये प्यार और सम्मान मुझे बनाए रखना। मैं तो इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको कि आपका ये बेटा रामस्वरूप कसाना ये आपको विश्वास दिलाता है कि सदैव वो कार्य करूंगा जिससे आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े और कोटपुतली के सम्मान के लिए चाहे किसी से भी लड़ना पड़े तो ये सर झुकेगा नहीं, आपके सम्मान में उठा रहेगा। ये विश्वास दिलाने आपकी इस पावन धरा पर आया हूं। साथियों, हम सब लोग मिलकर फिर से नए राजस्थान की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे और आप सबका प्यार और सम्मान यूं ही मिलता रहे। जय बोलो भूमिया बाबा की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद रामस्वरूप जी, मंजू जी, जिन्होंने अपने